नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नवाबगंज दोहरे हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। तो भीम आर्मी नेता ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। चंद्रशेखर का करीबी भीम आर्मी नेता हत्यारा निकला। हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया भीम आर्मी नेता दीपू निषाद। तो सागर उर्फ दीपू निषाद भीम आर्मी का नेता बताया जा रहा था और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का बेहद करीबी दीपू निषाद को बताया जाता था, जो कि इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर इसकी पहचान की गई है। तो भीम आर्मी का नेता दीपू ही हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। तो जो हत्याकांड का खुलासा अब यहाँ पर पुलिस ने कर दिया। कानपुर में इस घटना को अंजाम दिया गया था। एक हत्या की गई थी, जिसके बाद से नवाबगंज में जो हत्या हुई थी, नवाबगंज में दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। और ये बड़ा खुलासा कि भीम आर्मी के नेता ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो चंद्रशेखर का करीबी बताया जाता है। भीम आर्मी का नेता निकला हत्यारा। हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया भीम आर्मी नेता दीपू निषाद। सागर उर्फ दीपू निषाद भीम आर्मी का नेता है, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का करीबी है दीपू निषाद और भीम आर्मी का नेता दीपू ही है हत्याकांड का मुख्य आरोपी। चंद्रशेखर का करीबी भीम आर्मी का नेता ही हत्यारा निकला। तो मुख्य आरोपी के तौर पर भीम आर्मी के करीबी नेता की पहचान की गई है। और ये आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि भीम आर्मी के जो चीफ यहां पर नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर में मुख्य आरोपी भी नजर आ रहा है। कांड में गिरफ्तार किया गया भीम आर्मी का नेता दीपू निषाद और दीपू निषाद भीम आर्मी का नेता के तौर पर इनकी पहचान हुई। और भीम आर्मी के चीफ यानी चंद्रशेखर की बात करें तो उनके बेहद करीबी बताए जाते हैं दीप, और दीपू का ही इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर उसकी पहचान की गई है। तो कानपुर में नवाबगंज दोहरे हत्याकांड में भीम आर्मी के नेता ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो दीपू निषाद पर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने ही इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है भीम आर्मी का नेता दीपू निषाद। दीपू निषाद को बेहद करीबी माना जाता है चंद्रशेखर का। भीम आर्मी चीफ है चंद्रशेखर और उनके बेहद करीबी दीपू निषाद को माना जाता है। तो ऐसे में भीम आर्मी के नेता पर ही अब ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि ऐसे तो जहां पर जनता की सेवा के लिए ये अपने आप को ये पार्टी बताते हैं, और ऐसे में अगर उसी के नेता पर इस तरीके के गंभीर अपराध दर्ज हो जाते हैं और आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, तो फिर जनता किस पर भरोसा करेगी। और ऐसे में चंद्रशेखर के बेहद करीबी भीम आर्मी के नेता को बताया जाता है। भीम आर्मी के नेता यानी दीपू निषाद की पहचान मुख्य आरोपी के तौर पर की गई है। दोहरा हत्याकांड जो बताया जा रहा था, दोहरा हत्याकांड मामले में ही अब खुलासा हो चुका है और इस खुलासे में दीपू निषाद का नाम सामने आया। तो भीम आर्मी का नेता दीपू ही है हत्याकांड का मुख्य आरोपी। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दीपू निषाद की। और कानपुर में जो दोहरा हत्याकांड मामला हुआ था, उसमें अब खुलासा हुआ है और चंद्रशेखर का करीबी भी बताया जाता है भीम आर्मी का नेता, जो कि दीपू निषाद के तौर पर पहचान की गई है। तो कानपुर में 2 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। पुलिस की लापरवाही से 2 लोगों की जाने गई थी। पुरानी रंजिश बताया जा रहा था इस हत्या के पीछे का कारण। रंजिश के बारे में पुलिस को पहले ही जानकारी लगी थी। तो पुलिस ने घटना को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिस वजह से 2 लोगों की जान चली गई। दोहरे हत्याकांड मामले में ही अब यह बड़ा खुलासा हुआ है। भीम आर्मी के नेता पर यह गंभीर आरोप लगे, यानी दीपू निषाद पर यह गंभीर आरोप लगे कि वो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। तो डीआईजी एसएसपी डॉक्टर प्रीतिंदर के दरबार में भी इस बात की शिकायत की गई थी। मृतक राजकुमार की पत्नी के मुताबिक 1 महीने पहले भी ये विवाद हुआ था। तो मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बड़ा सवाल ये कि क्या डीआईजी कानपुर में इसलिए बैठाया गया है कि संगीन प्रार्थना पत्र भी डस्टबिन में फेंक दिया जाए। तो कानपुर के नवाबगंज में 2 युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई। युवकों की गोली और चापड़ मारकर हत्या कर दी गई। वहीं डबल मर्डर की सूचना पर डीआईजी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के ताबड़तोड़ दबिश जारी है। मामले में परिजनों ने क्षेत्र के
4 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में एसपी वेस्ट ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास लगातार जारी है और ऐसे में आरोपी को पकड़ने की कोशिश भी अब तेज कर दी गई है। और अब खबर उन्नाव से, जहां पर उन्नाव कांड में घायल लड़की के हालत में इस वक्त सुधार बताया जा रहा है। रिजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती तीसरी लड़की की हालत में सुधार देखा जा रहा है। उन्नाव कांड की पीड़िता को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। तो इससे पहले तक पीड़िता वेंटिलेटर पर बताई जा रही थी, लेकिन अब हालत में सुधार हुआ है, जिसके बाद से वेंटिलेटर से पीड़िता को हटा दिया गया। तो लड़की का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और लड़की के स्वास्थ्य पर मेडिकल बुलेटिन भी अब जारी कर दिया गया है। तो रिजेंसी हॉस्पिटल में पीड़िता का इलाज चल रहा था और अब पीड़िता की हालत में सुधार बताया जा रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से उसे वेंटिलेटर से भी हटा दिया गया है। तो मेडिकल बुलेटिन अब जारी कर दिया गया है डॉक्टर्स की तरफ से। प्राइवेट अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा था और ऐसे में मेडिकल बुलेटिन जारी करके इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि पीड़िता की हालत में अब सुधार दर्ज किया जा रहा है। उन्नाव कांड में घायल लड़की की हालत में सुधार हो रहा है। संतोषजनक बात यह है कि बच्ची का वेंटिलेटर आउट हो चुका है और बच्ची ट्रीटमेंट को बराबर रिस्पॉन्ड कर रही है। बीच बीच में जो है उसको जो है आंखें भी खोल रही है, लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से आंखें नहीं खोल रही है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट को जैसे जैसे वो रिस्पॉन्ड कर रही है, हमें उम्मीद है कि जल्दी हम जो है उसको जो है किसी अच्छी स्थिति पे पहुंच सकते हैं। बातचीत कर रहे हैं, समझ रही है कुछ बोलचाल में? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, बातचीत करने समझ में नहीं कर रही। ये है कि अपने बिना वेंटिलेटर के अपने पैरामीटर सारे मेंटेन करें, यही बड़ी संतोषजनक बात है। ये उम्मीद है सर कि कब तक बोल सकती है, बातचीत कर सकती है? ये सर कहना बड़ा मुश्किल है ना। अभी चूँकि कल ही रात भी चली, मतलब अभी जैसे ही वेंटिलेटर थोड़ा और ऑफ हुआ है उसके बाद जो है पैरामीटर्स मेंटेन है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही। इस पर अधिक जानकारी के साथ रमन गुप्ता संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब जो बताया जा रहा है कि उन्नाव कांड में जो पीड़िता थी उसकी हालत में सुधार देखा जा रहा है, तो इस पर क्या परिजनों को इस बारे में जानकारी दी गई है? बिल्कुल, आपको बता दें सुरभि, जो उसके परिजन है पीड़िता के, वो अस्पताल में ही मौजूद है। अब पीड़िता ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, वेंटिलेटर से पीड़िता को हटा दिया गया है। अब उसके जो हालात है वो पहले से ही ठीक है और लगातार जो डॉक्टर्स का पैनल है वो बराबर उसके इलाज में लगा हुआ है। अब आज उसको वेंटिलेटर, जब मेडिकल बुलेटिन आया उसके बाद उसको वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लगातार उसका इलाज जारी है। डॉक्टर्स के 6 पैनल्स उसमें पूरा वर्क कर रहे हैं और लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस पीड़िता को होश आए और वो बयान दे सके। जो और भी लोग हैं, और भी आरोपी है, वो भी खुलकर सामने आए। जी सुरभि। ठीक, लेकिन रमन, अभी आपने जिस तरीके से बताया कि 6 डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी बनाई हुई है पीड़िता पर, तो किस तरीके के अपडेट डॉक्टर्स की तरफ से बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो डॉक्टर्स हैं उनका पहले कहना था कि वो पहले आंख नहीं खोल रही थी, हाथ पैर मूवमेंट नहीं कर रही थी, लेकिन कल से अब उसकी हालात में सुधार आए हैं। वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, अब वो हल्का हल्का मूवमेंट कर रही है और आंख भी, 1-2 बार आंख भी खोली उसने। अब उसके जो परिजन है वो वहीं पर मौजूद है, भाई, उसकी माँ, बुआ, तमाम उसके जो परिजन है अभी भी अस्पताल के अंदर मौजूद है। तो रमन, क्या पीड़िता अब स्टेटमेंट देने की हालत में नजर आ रही है या अभी वक्त लगेगा? बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसा कि आपको बताया था मैंने कल कि जो पीड़िता है उसके हालात को रिकवरी करने में अभी करीबन 24 से 48 घंटे लग जाएंगे। 48 घंटे बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि पूरी तरह से पीड़िता ठीक है कि नहीं। अभी उसको फिलहाल वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और उसकी जो हालत है वो पहले से सुधार है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया रमन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर बरेली से, जहां पर डीएम और एसएसपी की हाई लेवल मीटिंग रखी गई। तो पंचायत चुनाव और होली को लेकर के ये मीटिंग बुलाई गई। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर के अब कमर कस ली गई है। तो कलेक्ट्रेट सभाघर में भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। जिले के डीएम समेत सीओ और सभी थाना प्रभारी शामिल हैं। तो पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर के अब यहाँ पर जो तमाम कलेक्ट्रेट है उनको बुला करके तमाम तरीके की मीटिंग की जा रही है और हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। जिले के डीएम समेत सीओ और सभी थाना प्रभारी भी इस मीटिंग में शामिल बताए गए। तो बरेली में डीएम और एसएसपी की हाई लेवल मीटिंग देखी गई। और
और वहीं प्रतापगढ़ में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। जिला अस्पताल ले जाते समय युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। युवक अमन पांडे के सीने में गोली लगी है। तो मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कंधई कोतवाली इलाके के प्रेमधर पट्टी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं कि दिन दहाड़े किसी की भी हत्या करके वो निकल जाते। तो मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है, क्योंकि तब तक इस शख्स की मौत हो गई थी जब इसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। दरअसल युवक को यानी अमन पांडे को सीने में गोली लगी है। बदमाशों ने जो गोली मारी वो अमन पांडे के सीने में गोली जा लगी। अस्पताल ले जाते वक्त ही युवक की रास्ते में ही मौत हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कंधई कोतवाली इलाके के प्रेमधर पट्टी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। फिलहाल बदमाशों का अभी तक स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल पाया है कि क्या ये जान पहचान वाले लोग थे युवक के, या फिर कोई और मामला था, या कुछ और लोग। बुलंदशहर में जिला जेल को मिला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट यानी ISO सर्टिफिकेट मिलने से जिला और जेल प्रशासन में खुशी देखी जा रही है। तो जेल अधीक्षक ने DM बुलंदशहर को अब ये सर्टिफिकेट सौंप दिया है। ISO सर्टिफिकेट अब तक यूपी में 3 जिलों के जेल के पास ही है, यानी जिलों के जिला कारागारों को अब तक ये ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। 1 महीने से लगातार जिला जेल का निरीक्षण कर रही थी ISO की टीम, और ऐसे में अब ISO की तरफ से ये सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया। और इस जेल में जो सामान्य व्यवस्थाओं के अलावा तो बुलंदशहर की खबर आपको बता रहे, जहां पर जेल अधीक्षक के तौर पर यहां पर ISO की टीम लगातार निरीक्षण कर रही थी। जिला जेल को मिला है और बुलंदशहर का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां पर ISO का सर्टिफिकेट जिला जेल को दिया गया है। जिला जेल को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट यानी ISO सर्टिफिकेट मिलने से जिला और जेल प्रशासन में खुशी का माहौल देखने को मिला। तो जेल अधीक्षक ने DM बुलंदशहर को ISO का ये सर्टिफिकेट सौंपा है। अब तक यूपी में 3 जिलों के जिला कारागारों को ये ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। जिला जेल बुलंदशहर को ISO 9001 सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। इसके पीछे कारण ये है कि बुलंदशहर जिला जेल में सामान्य व्यवस्थाओं के अलावा प्रिजनर्स वेलफेयर के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। वहाँ जेल रेडियो के माध्यम से प्रिजनर्स का इंटरटेनमेंट, उनके कौशल विकास मिशन के लिए कंप्यूटर की सिलाई का प्रशिक्षण, जो किचन है वहाँ पे ऑटोमेटिक रोटी बनाने वाली मशीन जो कि 4000 रोटियां पर आवर्स बनाती हैं। इसके अलावे साफ सफाई, एक जनरल प्रबंधन, हॉस्पिटल, गार्डन मैनेजमेंट, जो प्रिजनर्स का वेलफेयर है ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का तीसरा जेल है बुलंदशहर जिला जेल। इसके पहले उरई और एटा को भी ये प्रदान किया गया है। तो बुलंदशहर की एक खबर आपको बता रहे, जहां पर ISO की टीम लगातार 1 महीने से निरीक्षण कर रही थी, और ऐसे में अब ISO सर्टिफिकेट इस जिला के जेल कारागारों को दे दिया गया है। और अब तक ये बताया जा रहा है कि 3 ही ऐसे जेल कारागार है जिनको ये सर्टिफिकेट सौंपा गया है। तो जेल अधीक्षक ने DM बुलंदशहर को ISO सर्टिफिकेट दिया है। देखिए, ये जो संस्था है ISO सर्टिफिकेट प्रदान करने वाली, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जो है, ये किसी भी संस्था को, चाहे वो सरकारी हो या कोई प्राइवेट हो, तो उसको उसमें जो नियम होते हैं, जो मैनुअल वगैरह होते हैं, जिसके आधार पर वो संस्था चलती है, चलाई जाती है, तो उसका आकलन उनके द्वारा किया जाता है कि इस संस्था में सारे काम उसी नियम कानून कायदे से, उसी मैनुअल के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जैसे कारागार एक सरकारी संस्था है, तो इसको चलाने के लिए यूपी जेल मैनुअल बनाया गया है, प्रिजन्स एक्ट बनाया गया है। तो ये विगत 2 माह से इस संस्था से लोग आते हैं, जो इनके अधिकारी हैं, वो उनका ऑडिट कर रहे हैं कारागार का 2 महीने से, कि ये जेल मैनुअल के अनुसार चलाई जा रही है कि नहीं।
बंदियों को जेल में के अनुसार रखा जा रहा है, उनको सब सुविधाएं दी जा रही हैं, भोजन वगैरह मानक के अनुसार दिया जा रहा है, उनको जो और भी सिस्टम है, अदालत भेजना है, मुलाकात कराना है, रिहाई करना, सब नियमानुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई शिकायत तो नहीं है। इसके बाद साफ सफाई है, सौंदर्यीकरण है, बंदियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम हैं या उनके प्रशिक्षण वगैरह के कार्यक्रम हैं, उनके सुधारात्मक जो कार्य हैं वो भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये विगत 2 महीना से ये संस्था देख रही है और उसके बाद उसने पाया कि ये कारागार, जिला कारागार बुलंदशहर नियमों के अनुसार चल रही है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। तो पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की एक छोटी बैठक बुलाई गई थी। सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे थे। तो बैठक में सीएम योगी समेत सभी राज्यों के सीएम इसमें शामिल रहे। राज्यों के सुझाव से एजेंडा पॉइंट तैयार किया गया। तो पीएम मोदी ने इस दौरान इस बात का जिक्र किया। तो नीति आयोग की आज 6ठी बैठक बुलाई गई थी और नीति आयोग की इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल भी इस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो वर्चुअल माध्यम से तमाम मुख्यमंत्रियों को जोड़ा गया था और बैठक में सीएम योगी समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। तो राज्यों के सुझाव से एजेंडा पॉइंट तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया। नीति आयोग की ये 6ठी बैठक बुलाई गई थी। पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई और सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई। बैठक में सीएम योगी समेत सभी राज्यों के सीएम भी इस बैठक में शामिल रहे। तो खबर छत्तीसगढ़ के सीतापुर से है, जहां पर सीतापुर में सैनिक स्कूल में 8 अधिकारी कर्मचारी अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। संक्रमित अधिकारी स्कूल में हो रही परीक्षा में हुए थे शामिल। तो स्कूल में जो परीक्षाएं चल रही थी उसमें ये संक्रमित कर्मचारी शामिल हुए थे। परीक्षा में करीब 250 बच्चे यानी 250 ऐसे बच्चे बताए जा रहे थे जो कि इस परीक्षा के दौरान शामिल थे। सूचना मिलने पर स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। स्कूल के अन्य स्टाफ का जल्द ही कोरोना टेस्ट करवाने का आदेश जारी किया गया मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से। तो सीतापुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऐसे कुछ कर्मचारी बताए जा रहे थे जो कि पहले से ही कोरोना संक्रमित थे, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी देने के लिए यहां पर चले गए थे और स्कूल में परीक्षा हो रही थी। 250 बच्चे इस परीक्षा के लिए पहुंचे हुए थे और ऐसे ही स्कूल प्रशासन को इस बात का पता चला कि 8 अधिकारी पहले से कोरोना संक्रमित होने के बावजूद वो अगर स्कूल में ड्यूटी देने आए हैं तो ऐसे में बच्चों पर भी खतरा मंडराता है और जो लोग उनके संपर्क में आए थे उनका भी टेस्ट कराने के आदेश जारी कर दिए गए। सैनिक स्कूल में जो वहाँ का स्टाफ है, कर्मचारी हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ अन्य कर्मचारी हैं, उनको पॉजिटिव निकले हैं। टोटल अभी तक 8 लोगों को पॉजिटिव निकले हैं। नहीं, अभी तो हमारे पास में 100 लोगों से ज़्यादा जांच करनी बाकी है। टोटल हम लोग करने का आज करवा रहा हूँ और अगर उसमें जो पॉजिटिव पाते जाते हैं उनको आइसोलेट किया जाएगा। उस एरिया को जो नियम कंटेनमेंट जोन बनाते हुए कार्रवाई की जाएगी। और वहीं रायगढ़ में कोयलंगा के जंगलों में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई हो रही। तो ग्राम पंचायत अध्यक्ष के बेटे और वन कर्मी पर मिलीभगत का आरोप लगा है। पकड़े जाने पर अध्यक्ष के बेटे ने युवक को जान से मारने की धमकी तक दे दी। तो सूचना मिलने पर पंचायत सरपंच ने वन मंडल अधिकारी से शिकायत की। इस बात की शिकायत के दौरान वन अधिकारी के जल्द कार्रवाई का आदेश का आश्वासन दिया है। तो कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। जल्द से जल्द वन अधिकारी के कहा गया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो शिकायत की गई और वन मंडल अधिकारी से शिकायत करने के बाद से शिकायत के दौरान ही वन अधिकारी ने जल्द कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। रायगढ़ का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां पर पकड़े जाने पर अध्यक्ष के बेटे ने युवक को ही जान से मारने की धमकी दे दी। दरअसल अवैध तरीके से पेड़ की कटाई चल रही थी यहाँ पर और जब पकड़े गए तो जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। आज हम लोग वन मंडल अधिकारी के पास के लेटर लेके आए हैं कि हमारे गांव में वन समिति अध्यक्ष जो है श्यामलाल साहू, वो उनके बेटे और एक और उनके साथी जो थे वो हमारे गांव के वन जितने वृक्ष थे उसमें काट के वो ले जा रहा था और कल पेड़ को काट के ले जा रहा था और वो
काटते हुए और ले जाते हुए हमारे गांव के एक सदस्य नरेंद्र यादव द्वारा देखा गया। तो उनको जान से मार के धमकी देने का कौन दिया जान से मारने? जो उनके बेटे केदार साहू और जो उनके साथी जो थे वो दोनों इसको जान से मारने की धमकी देती। और अब खबर सूरजपुर से, जहां पर स्कूल खुलने के बाद से 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। छात्रों के कोरोना पॉजिटिव की खबर से प्रबंधन के होश उड़ गए। तो स्कूल प्रिंसिपल ने पत्र लिखकर डीईओ को मामले की सूचना दी है। प्रिंसिपल ने 1 हफ्ते तक स्कूल बंद रखने की बात कही। शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए अब आदेश जारी कर दिया गया है। तो सूरजपुर यानी छत्तीसगढ़ की खबर आपको बता रहे, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर में जैसे ही स्कूल खुला, यहाँ पर कुछ बच्चे संक्रमित पाए गए और जैसे ही इस बात का पता चला, स्कूल प्रशासन की तरफ से 1 हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंपापुर के माध्यम से हायर सेकेंडरी पलछीडाड़ में एहतियातन के तौर पे वहाँ स्कूली छात्रा बच्चों का रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से कोविड-19 का टेस्ट कराया गया था। उसमें 2 बच्चों को पॉजिटिव आया है जो लक्षण रहित थे। पॉजिटिव आने के बाद उनको कोरोना की दवा दे दी गई है, साथ में उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है और स्कूल को एहतियातन के तौर पे 2 वीक्स के लिए बंद किया गया है ताकि वहाँ पे सैनिटाइज अच्छे से किया जा सके। और वहाँ और जो छात्राएँ हैं, स्कूल के शिक्षक हैं, उनको यदि किसी को सर्दी खांसी बुखार का लक्षण आता है तो तत्काल जांच कराने की सलाह दी गई है। तो सूरजपुर छत्तीसगढ़ की खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रिंसिपल ने 1 हफ्ते तक के लिए स्कूल को बंद कर दिया। दरअसल 2 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से जब इस बात का खुलासा हुआ कि 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तब से ही छात्रों के कोरोना पॉजिटिव की खबर से प्रबंधन के होश उड़ गए। और वहीं हापुड़ में पुलिस की आरोपी से मुठभेड़ हुई है और आरोपी के पैर में पुलिस की गोली लगी है। घायल आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एक लड़की का गुनहगार है घायल आरोपी। तो पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है और ये कहा जा रहा है कि मुठभेड़ में इस बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी, जिस वजह से घायल हुआ। उसे नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। लेकिन इससे पहले यह आरोप आरोपी पर लग चुका है कि ये लड़कियों को परेशान करता था और ऐसे में एक लड़की ने ही इसके खिलाफ शिकायत भी पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। तो एक लड़की का गुनहगार या आरोपी बताया जाता है। तो हापुड़ में पुलिस की आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है। आरोपी के पैर में पुलिस की गोली लगी है, जिस वजह से आरोपी घायल बताया जा रहा है।